मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबा शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, एमए फाइनल के तृतीय पत्र जो भाषा विज्ञान का पत्र है उससे संबंधित व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार एमए फाइनल के तृतीय पत्र के अंतर्गत भाषा विज्ञान का अध्ययन किया जाना है। इसी क्रम में आज आपसे हम भाषा और उसके महत्व पर चर्चा करेंगे। महाकवि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कुंद इंदु तुषार हार धवला वाग्देवी माता सरस्वती से प्रार्थना की थी, भाषा का वरदान मांगा था। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे, वर दे वीणा वादिनी वर दे। महाप्राण निराला ने वाग्देवी माता सरस्वती से वाणी का वरदान मांगा था, स्वर का वरदान मांगा था, भाषा का वरदान मांगा था। नवगति ताल छंद लय नवल स्वर और मंद्र रव मांगा था। भाषा का महत्व स्वतः स्पष्ट है। प्राचीन भारतीय मनीषा की अवधारणा रही है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति शब्द से हुई, भाषा से हुई। महान वैयाकरण पाणिनि से लेकर कात्यायन, पतंजलि और महान भाषा वैज्ञानिक भर्तृहरि तक सबने शब्द ब्रह्म की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे नाद ब्रह्म भी कहा गया। प्राचीन भारतीय मनीषियों का यह सोचना रहा है कि यह पूरी सृष्टि नाद से उत्पन्न हुई हुई है और संपूर्ण ब्रह्मांड के जड़ चेतन में वही नाद, वही शब्द ध्वनित हो रहा है। अंग्रेजी के एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं जॉन ड्राइडन, और उन्होंने इसी बात को अपनी कविता में प्रस्तुत किया। फ्रॉम हार्मनी, फ्रॉम हेवनली हार्मनी दिस यूनिवर्सल फ्रेम बिगैन। ड्राइडन कवि कहना चाहते हैं कि हार्मनी के माध्यम से, स्वर के माध्यम से, सुर लहरी के माध्यम से, संगीत के माध्यम से इस पूरे कॉस्मोस का, इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। महाकवि दंडी संस्कृत साहित्य के महान कवि रहे हैं दंडी, और उनके अनुसार कि इस संसार में अंधकार ही छाया रहता अगर शब्द रूपी ज्योति की उत्पत्ति न हुई होती। भर्तृहरि ने भी वाक्यपदीय में शब्द ब्रह्म की अवधारणा प्रस्तुत की है और उसकी महिमा का बखान किया है। भाषा का महत्व स्वतः स्पष्ट है। भाषा भाष धातु से व्युत्पन्न है और भाष का अर्थ ही होता है व्यक्त वाणी। आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव तक की लाखों वर्षों की इस विकास यात्रा में भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है मानवीय सभ्यता और संस्कृति के निर्माण और विकास में। आदि मानव जब गुफाओं में रहा करता था, जंगलों में रहा करता था, गुफाओं की चित्रलिपि से लेकर के आज तक जो जिन भाषाओं का विकास हुआ है, भाषाओं ने
मानवीय सभ्यता और संस्कृति के परिवर्धन संवर्धन का संवहन किया है। कहा गया है, संस्कृत साहित्य में कहा गया, भाष्यते भाषा। भाषा वह है जो उद्भासित होती है, जो वाणी के रूप में प्रकट होती है, वह भाषा है। भाषा की परिभाषा पौर्वात्य विद्वानों ने और पाश्चात्य विद्वानों ने अपने अपने तरीके से दी है। पाश्चात्य विद्वानों में सपीर, ब्लूमफील्ड, नोम चॉम्स्की जैसे भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा को परिभाषित किया है। उसी प्रकार से पौर्वात्य विद्वानों में, संस्कृत साहित्य के विद्वानों में अष्टाध्यायी के महान वैयाकरण पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि ने भाषा को परिभाषित किया। और फिर हिंदी साहित्य के अंतर्गत भाषा वैज्ञानिकों में श्याम सुंदर दास, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर सुनीति कुमार चाटुर्जिया, बाबूराम सक्सेना आदि भाषा विज्ञान वेत्ताओं ने भाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। और पाश्चात्य और पौर्वात्य दोनों दिशाओं के विद्वानों की परिभाषाओं का अगर समाहार प्रस्तुत किया जाए तो निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि भाषा मानव के उच्चारण अवयवों से उच्चारित वह सार्थक ध्वनि समष्टि का नाम है, जिसके माध्यम से मानव समुदाय आपस में विचार विनिमय किया करते हैं। अंग्रेजी में कहा गया है, लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्ररी vocal symbols by means of which members of a social group interacts, operates and cooperates. लैंग्वेज को अर्थात भाषा को आर्बिट्ररी कहा गया। आर्बिट्ररी का मतलब हिंदी में उसका अनुवाद है यादृच्छिक, कि किसी शब्द का क्या अर्थ होगा उसको मानव समाज ने स्वीकार कर लिया है। जैसे यादृच्छिक के उदाहरण के रूप में, आर्बिट्ररी के उदाहरण के रूप में हम देखें, हम कहते हैं राजस्थान। अब राजस्थान शब्द का अर्थ मानव समाज ने स्वीकार कर लिया है कि राजस्थान एक राज्य का नाम है। राजस्थान भारत देश का एक राज्य है। राजस्थान भारत देश के पश्चिमी दिशा में अवस्थित है। तो राजस्थान जो एक शब्द है, उसके अर्थ को मानव समाज ने स्वीकृत कर लिया है, उसको सपोज कर लिया है, उसको मान लिया गया है। इसी को यादृच्छिक कहा जाता है, या अंग्रेजी में आर्बिट्ररी कहा जाता है। दूसरी बात भाषा वैज्ञानिकों ने कही कि लैंग्वेज एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। भाषा व्याकरण में बंधी हुई पद्धति है। भाषा को नियमबद्ध करता है व्याकरण, वह एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। उसमें वर्ण विचार, शब्द विचार, उसके सारे नियम हैं जो व्याकरण तय करता है, और उस व्याकरण के तय नियमों नीतियों के अनुसार भाषा चलती है। तो यह सिस्टम या व्यवस्था की बात हुई। भाषा के बारे में कहा गया कि भाषा का अपना एक भूगोल होता है। इसको हम हिंदी भाषा के संदर्भ में समझें। हिंदी भाषा भाषी हम सब हैं, और हम जानते हैं कि भारत देश की संपर्क भाषा हिंदी है। भारत देश की राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी है। लेकिन
का प्रचलन विशेष रूप से उत्तर भारतीय जो राज्य हैं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में प्रचलन है। तो हम यह देखते हैं कि भाषा की अपनी एक भौगोलिक स्थिति होती है, भाषा की अपनी एक भौगोलिक परिमिति होती है, भाषा का अपना एक ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है। उस भौगोलिक पर्यावरण में, उस भौगोलिक टोपोग्राफी में, उस भौगोलिक परिसीमन में भाषा पल्लवित, पुष्पित, संवर्धित, परिष्कृत होती रहती है। हिंदी भाषा के संदर्भ में हम समझ रहे हैं कि उत्तर भारत के इन राज्यों की जिस भौगोलिक सीमा में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास हुआ है, परिवर्धन और संवर्धन हुआ है, तो हिंदी भाषा का हम कहेंगे कि इसकी एक भौगोलिक परिमिति है, इसकी एक भौगोलिक, इसका एक पर्यावरण है, इसका एक ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट है, जिसके अंतर्गत भाषा पल्लवित और पुष्पित होती है। भाषा की दूसरी विशेषता, दूसरी प्रवृत्ति पाई जाती है कि भाषा का अपना एक इतिहास होता है। हिंदी भाषा के संदर्भ में समझे कि हमारी यह हिंदी भाषा 1000 वर्ष से अधिक का इसका इतिहास है। किस प्रकार से संस्कृत भाषा का परिवर्धन, परिष्करण होते हुए संस्कृत भाषा से प्राकृत का उद्भव हुआ, प्राकृत से किस प्रकार से अपभ्रंश का विकास हुआ और अपभ्रंश से किस प्रकार से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। तो अब वह हिंदी भाषा 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर के आज की इस 21वीं शताब्दी तक का यह जो इतिहास है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का, यह हमारे सामने है। तो हिंदी भाषा का अपना एक 1000 वर्षों से अधिक का इतिहास है। तो हम यह पाते हैं कि हर भाषा का अपना एक इतिहास होता है, उसका एक ऐतिहासिक संदर्भ होता है, उसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होता है, उसका एक ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव या परिप्रेक्ष्य होता है। तो हमने यह देखा कि भाषा एक सिस्टम है, भाषा एक वोकल सिंबल है या सार्थक ध्वनि समष्टि का नाम है। फिर हमने यह देखा कि भाषा की एक विशिष्ट भौगोलिक परिमिति होती है, एक विशिष्ट भौगोलिक पर्यावरण होता है जिसमें भाषा का उद्भव और विकास होता है। फिर हमने यह देखा कि भाषा का अपना एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य होता है, हर भाषा का अपना एक इतिहास है, अपनी एक परंपरा है, अपनी एक ट्रेडिशन है। तो भाषा के ये लक्षण हैं जिसकी चर्चा विभिन्न व्याख्यानों में हम करते चलेंगे। भाषा के बारे में यह कहा जाता है कि यह राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक हुआ करती है। हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमारा देश जब साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, ब्रिटिश हेजिमनी, ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन था और लगातार 200 वर्षों तक स्वतंत्रता की लड़ाई, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संचालित होता रहा है। 1947 में आजादी प्राप्त करने से पहले लगभग 200 वर्षों तक हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और ये 200 वर्षों का स्वतंत्रता का यह जो संग्राम था वह भाषाई संग्राम भी था। खड़ी बोली का भी विकास हुआ, ब्रज भाषा और अवधी भाषा की अपनी परंपरा रही है और 200 वर्षों का जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है यह भाषाई समर, भाषाई संघर्ष का भी इतिहास रहा है। आप जानते हैं कि खड़ी बोली हिंदी का विकास हो रहा है और हिंदी ने इस भारतीय स्वतंत्रता, हिंदी भाषा ने इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अभिव्यक्ति दी। पूरे भारत राष्ट्र को एक इकाई में पिरोने का काम इस संपर्क भाषा हिंदी भाषा ने की। हिंदी भाषा का स्तुत्य योगदान है, अप्रतिम योगदान है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। 1857 की लड़ाई से लेकर के 1947 तक आजादी प्राप्त करने तक ऐसे बहुत सारे हिंदी भाषा साहित्य के कवि रहे हैं जिन्होंने अपनी हिंदी भाषा में साहित्य की सर्जना करके
देशभक्ति, नवजागरण, राष्ट्रीय चेतना, एकता की भावना का संचार किया। जब राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त लिख रहे थे, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। या जब माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा में फूल की इच्छा को व्यक्त कर रहे थे, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान जब झांसी की रानी कविता लिख रही थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। या फिर दिनकर जब मेरे नरपति मेरे विशाल कविता की रचना कर रहे थे और भारत की वंदना कर रहे थे, तो हिंदी भाषा ने राष्ट्रीय एकता को जीवित किया, जीवंत किया और पूरे राष्ट्र के निर्माण में, स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका हिंदी भाषा ने निभाई है। तो भाषा का यही महत्व है कि वह राष्ट्रीय अस्मिता का भी प्रतीक बन जाती है। हिंदी भाषा के ही संदर्भ में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि यह राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक के रूप में परिलक्षित होती है। तो इस प्रकार से हमने यह जाना कि भाषा का बड़ा महत्व है। भाषा की इस महत्ता के कारण और सदियों से, लाखों वर्षों से, आदि मानव से आधुनिक मानव तक की मनुष्य की यह जो विकास यात्रा है, सभ्यता और संस्कृति का जो पल्लवन पुष्पन होता रहा है, उसमें भाषा का अप्रतिम योगदान है। एक छोटा सा उदाहरण भाषा के महत्व को और समझाने की दृष्टि से मैं देना चाहूंगा। आप सब सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानते हैं, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस 21वीं शताब्दी में, इस 2020 वर्ष में भी हम सिंधु घाटी की सभ्यता की जो भाषा थी, जो लिपि थी, उसको नहीं पढ़ पाए हैं। और सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जब हम जानते हैं, आज से 100 साल पहले उत्खनन हुआ, खुदाई में बहुत सारे शहर उस जमाने के ढूंढ निकाले गए, उत्खनन करके, एक्सकवेशन करके, खुदाई करके, जिसमें कि हड़प्पा नामक नगर खुदाई करके निकाला गया, मोहनजोदड़ो शहर खुदाई करके निकाला गया, गुजरात में लोथल शहर उत्खनन में उसको खोद करके निकाला गया, राजस्थान में कालीबंगा शहर को उत्खनन में उसको ढूंढा गया, हरियाणा में बनवाली को और राखीगढ़ी को ढूंढा गया। तो ऐसे वह शहरी सभ्यता थी। और सिंधु घाटी की सभ्यता जो आज से लगभग 4000-5000 वर्ष पुरानी थी, उस सभ्यता के बारे में हम खुदाई से प्राप्त हुए जो अवशेष हैं, उत्खनन से प्राप्त हुए जो अवशेष हैं, उनके आधार पर ही हम उस सभ्यता और संस्कृति की अर्थव्यवस्था, उसके संस्कृति, उसके रीति रिवाज, उसकी परंपरा, उसके धर्म के बारे में अनुमान लगा पा रहे हैं। लेकिन उसकी अपनी एक स्क्रिप्ट थी, उसकी अपनी एक लैंग्वेज थी, उसकी अपनी एक भाषा थी, उसकी अपनी एक लिपि थी, जिसका आज तक डिसिफर नहीं किया गया, उसका अध्ययन नहीं किया गया। उस स्क्रिप्ट को आज तक भाषा वैज्ञानिक पढ़ नहीं पाए हैं। जिस दिन हम सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ लेंगे, हड़प्पा सभ्यता की स्क्रिप्ट को पढ़ लेंगे, तो शायद हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, हड़प्पा संस्कृति और सभ्यता के बारे में और बहुत सारे उसके डायमेंशंस को, उसके आयाम को जान पाएंगे। तो भाषा का यह महत्व होता है कि भाषाएं परंपरा को, संस्कृति का संवहन करती है। भाषा हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को संवहन करती है और युग युगों से, लाखों वर्षों से हमारे विचार को, हमारे थॉट्स को, हमारी भावनाओं को, हमारे इमोशंस को संवहित करते हुए ये भाषा आज तक एक निरंतर प्रवाहित होने वाली नदी की तरह दिखती है। अगर ये भाषा न होती तो गौतम बुद्ध के उस त्रिपिटक को हम नहीं जानते, अष्टांगिक मार्ग को नहीं जानते, उनके दर्शन को हम नहीं जानते, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि की बात हम नहीं जानते। अगर ये भाषा नहीं होती तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की ऋचाओं के बारे में हम नहीं जानते।
वहां छुपे दर्शन और अध्यात्म को हम नहीं जानते। अगर यह भाषा न होती तो हम 108 उपनिषद के बारे में नहीं जानते, और उसमें जो मिस्टिसिज्म है, उसमें जो रहस्यवाद है, और जो ज्ञान विज्ञान की तमाम जो उसमें जो रत्न है, उसके बारे में हम अनभिज्ञ रहते अगर हम संस्कृत भाषा न जानते होते तो। उसी प्रकार से हम पाणिनि को न जानते, उसके अष्टाध्यायी को नहीं जानते, हम वाल्मीकि के रामायण को न जानते, हम तुलसी के रामायण को न जानते, हम कबीर के दोहों को नहीं जानते। वह कबीर जो लिखते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो कबीर अक्षर की बात करते हैं और 2.5 अक्षर की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं और कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का जो पढ़ लेता है वही पंडित है। तो कबीर के जो लोक मंगल से युक्त जो साहित्य है उसके बारे में भी हम नहीं जानते अगर हम भाषा न जानते। हम रैदास के प्रभु जी तुम चंदन हम पानी को नहीं जानते अगर यह भाषा न होती तो भाषा का महत्व है कि युग युगों से पीढ़ी दर पीढ़ी समस्त ज्ञान संपदा को निरंतर संवहन करती हुई भाषाएं आदि मानव से आधुनिक मानव तक इन भाषाओं का योगदान रहा है। गजानन माधव मुक्तिबोध के शब्दों में, नहीं होती कहीं भी खत्म कविता नहीं होती, नहीं होती कहीं भी खत्म कविता नहीं होती, कि वह आवेग त्वरित काल यात्री है, जन चरित्री है, विश्व शास्त्री है। इसी प्रकार भाषा भी कभी खत्म नहीं होती, निरंतर गतिशील रहती है, परिवर्तनशील रहती है। आज इन्हीं तथ्यों के साथ मैं अपने व्याख्यान को समाप्त करना चाहूंगा।